व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ना नई वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, जो कि होने वाला है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और कुछ ऐसी चीज़ें जो हर बंदे को करना चाहिए। तो उस बारे में बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं जो हमारे हैं क्या हुआ मैं तो मुंह बना रहा था। हम बात करने वाले कि कौन से कन्वेंशनल तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बाद, और कौन से सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कौन से थोड़े से रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे कि सेफ इंस्ट्रूमेंट्स वही होते हैं जो आपको पर गारंटेड गवर्नमेंट बैक्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि एनएससी, किसान विकास पत्र, एनएससी, बॉन्ड्स और एफडी। ये जो है ये सारी सरकार इसकी, और पीपीएफ अकाउंट जो आपकी सरकार इसकी गारंटी लेती है और 8% आपको 8% के आसपास आपको रिटर्न देती है, 7.5-8% के आसपास आपको रिटर्न देती है। इसके अलावा हैं कुछ मार्केट से रिलेटेड जो आपके वो होते हैं इन्वेस्टमेंट, जो कि होते हैं म्यूचुअल फंड्स और इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स। तो दूसरा जो म्यूचुअल थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, वो होता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, या फिर आप कर सकते हैं फिर डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू। तो म्यूचुअल फंड्स में मैंने स्टार्ट किया था 2016 में, जब मुझे पहली बार पता चला था। और पहले मैं अपना बताता हूँ मैंने स्टार्ट कैसे किया। फिर अब आजकल तो जो म्यूचुअल फंड के अलग अलग प्लान है और अलग अलग पेंशन प्लान है जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, जिसके बारे में तुम्हें शहनशाह भाई बताएंगे, क्योंकि इन्होंने कितने महीने रिसर्च किया था पहले। 3 महीने पहले 90 डेज रिसर्च किया मैंने कोई भी प्लान लेने से पहले पॉलिसी बाजार पे। हाँ। और उसके बाद पॉलिसी वालों की हर बंदे की जान खाई है। इतनी जान खाई, वैसे पॉलिसी बाजार लोगों की जान खाते हैं, बट वो लोग मेरा नंबर सेव कर लिए थे शायद कि इसको कॉल नहीं लगाना, ये बहुत सवाल करेगा। मैंने बहुत सवाल किए, उसके बाद जाके 3 महीने बाद जाके मैंने फाइनल किया, समझा पहले कि प्लान्स होते कैसे हैं, कैसे वर्क करते हैं, और फिर लिया। तो काफ़ी रिसर्च करके प्लान लिया है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। जब हमने स्टार्ट किया था, हमारे एक अंकल आते थे बड़े, मैं इसको स्टोरी सुना रहा था, और मैंने उनसे पूछा एक बार कि अंकल ऐसा क्या है कि जो अमीर आदमी है, मतलब हम लोगों से, आप तो एडवाइज़र जो हो गए, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनके साथ उनके भी हो गए जो बहुत अमीर हैं, तो वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे। तो हमारे अंकल जी का जवाब था कि उनका नाम है त्रिपाठी, RN त्रिपाठी उनका नाम है। तो उनका कहना था कि वो लोग ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यू। तो मैंने कहा क्या ज़्यादा रिस्क लेने से ज़्यादा पैसे बन सकते हैं? कह रहा हाँ। तो मैंने कहा मुझे ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, ज़्यादा पैसे बनाने हैं? तो कह रहे बिल्कुल। तो हमारे पेरेंट्स ने जो इन्वेस्टमेंट किए वो बहुत ज़्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में किए, एनएससी, किसान विकास पत्र और इन सब चीज़ों में, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि एक अच्छा ठीक ठाक सा बेसिक लिविंग की जो वो है वो बन जाए कॉर्पस, उसके बाद आप रिस्क ले सकते हो। और मैंने फिर उसका 2016 में म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया अंकल के थ्रू ही। मतलब पहले रेगुलर फंड्स आते थे, अब तो डायरेक्ट फंड्स आते हैं, तो आपका वो कमीशन बच जाता है। आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाके भी ले सकते हो, तो आपका उसका कमीशन बच जाता है। पर हमने अंकल के थ्रू लिया तो उनको कमीशन आता है, जिसको हम रेगुलर फंड्स कहते हैं। और डायरेक्ट फंड्स वो होते हैं जो आप डायरेक्टली AMC की पोर्टल पे ऑनलाइन जाके लेते हो। किसी बैंक के थ्रू लेते हो तो भी आपको रेगुलर फंड मिलते हैं जिसमें बैंक का कमीशन होता है। तो ये याद रखना, आप किसी भी बैंक के थ्रू आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो रेगुलर फंड मिलता है जिसमें कमीशन होता है बैंक का। और जो भी आप डायरेक्ट लेते हो वो आप डायरेक्ट AMC से खरीदते हो, या तो आप म्यूचुअल फंड के ऑफिस जाइए, SBI का हो, एक्सिस का हो, या फिर SBI और म्यूचुअल फंड की ऑनलाइन जाके आप म्यूचुअल फंड खरीदिए। उसमें आपको डायरेक्ट फंड मिलेगा, उसमें कमीशन बहुत कम होंगे। उसमें कुछ और चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि एग्जिट लोड हो गया, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैनेजमेंट फीस। उसको क्या कहते हैं? वही ऐसी फीस होती है। एग्जिट लोड होता है एक, और कुछ मैनेजमेंट फीस होती है। एक तरीके से मान लो कि इतना पैसा कट जाएगा आपका। हाँ, मतलब कि वो होता है 0.16 मैच्योरिटी के टाइम पे। हाँ, तो 0.16 होता है, और एग्जिट लोड होता है 0.12 या 1.1 भी होता है कभी कभी एग्जिट लोड। इस 2 चीज़ों का आप म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये होता है एक्सपेंसेस आपका, जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे ले लेती है आपका पैसे को अपने पास रखने के बेसिकली। तो मार्केट में लगाने के एग्जिट लोड जो होता है, कभी कभी वो 1% होता है। 1% आपको लाख रुपए का लगता है कि 1% 1,000 रुपये हुआ, पर जब आपका कॉर्पस बड़ा होता है, 1-2 करोड़ रुपये हो जाते हैं, तो उसके वो 1-2 लाख रुपए देने आपको बहुत भारी लगते हैं। तो एग्जिट लोड आप हमेशा देखें कम होता है। एग्जिट लोड बेसिकली होता है कि जब आप पैसे को विड्रॉ करोगे, आपको मैच्योर होने के बाद, या 10 साल बाद या 20 साल बाद की SIP जब आप निकालोगे, तो उसमें जो एग्जिट लोड लगेगा
तो इसका लॉकिंग पीरियड होता है कि अगर आपका 3 साल के अंदर अंदर आपने पैसा निकाला और लॉकिंग पीरियड था 3 साल का, तो आपने निकाला तो उसमें एग्जिट लोड लगेगा 1%। पर अगर आपका 3 साल के बाद निकाल रहे हो तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे इसमें होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा हर म्यूचुअल फंड के बारे में। और एक मैनेजमेंट फीस होती है जो होती है 0.15 0.16। इंडेक्स फंड होते हैं वो उससे कम होता है, पर हम अभी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो कभी इंडेक्स फंड्स के बारे में डिटेल में ज़रूर बात करेंगे इस बारे में भी। तो जो मैनेजमेंट फीस होती है वो थोड़ी सी कम होती है इंडेक्स फंड्स में, म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और रेगुलर फंड में और ज़्यादा होती है, क्योंकि रेगुलर फंड में वो जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे आप म्यूचुअल फंड लेते हो उसको भी कमीशन देते हो। तो ये सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप शहनशाह भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने 4-5 प्लान निकाले और फिर उन्होंने SIP शुरू करी, किस चीज़ों का ध्यान रखा गया स्पेशली कि क्या क्या चाहिए, और स्पेशली जब आप शादी कर लेते हैं तो आपको कैसे आप प्लान करके चलते हैं कि कितने साल बाद आपको कितने पैसे मिले, तो आपके बच्चे कितने साल के हो जाएं, उसके बाद आपकी वाइफ को आप कैसे सिक्योर करने की सोचें, वो सारी प्लानिंग शहनशाह भाई ने की है। तो ये बताएंगे अब आपको इन्होंने क्या सोच के इनकी इन्वेस्टमेंट की है। सो लेट्स बिगिन। स्टॉप। हाँ, तो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे सर्च किया, कैसे क्या किया इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए या SIPs के लिए। तो मेरी शादी हो गई थी दिसंबर 2022 में। उसके बाद से ही मैंने दिमाग में आया कि अब मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं फ्यूचर के लिए। तो मैंने सर्च करना चालू किया, तो मुझे पता चला कि भाई SIPs करनी है। SIPs बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये अमीरों के चोचले हुआ करते थे एक टाइम पे कि हाँ। अमीर लोग ही करते थे और किसी को पता नहीं था, बड़ी हिडन सी चीज़ थी। तो डरते भी थे लोग, क्योंकि स्टॉक मार्केट और एक्चुअली बहुत एक्सेसिबल ही नहीं था, इजी ही नहीं था, एप्लीकेशंस ही नहीं थी हमारे पास इजीली हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए हमको पता नहीं था। तो अब सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट तरीका बहुत इजी हो गया है, तो अब हम SIP से नोन हो गए हैं SIPs क्या है। तो इसी तरीके से मेरी शादी हुई, उसके बाद से मैंने सोचा कि हाँ मुझे SIPs करनी है। तो एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है पॉलिसी बाज़ार, उस एप्लीकेशन ने लोगों को बहुत परेशान भी किया हुआ है, बहुत कॉल करते हैं, तो मेरे के पास भी कॉल आते थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इसके बारे में पता करता हूँ। तो पॉलिसी बाज़ार एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैंने बहुत सारे सर्च किए कि SIPs प्लान क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो मैंने देखा कि उसमें क्या होता है, एक तो कैपिटल गारंटी प्लान होता है, ठीक है, और एक होता है मार्केट लिंक। कैपिटल गारंटी होता है कि उसमें आपको डेफिनेटली कम प्रॉफिट होगा हमेशा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को आपको कैपिटल गारंटी देनी पड़ती है कि इतना पैसा तो आपका बनना ही है, तो वो बिल्कुल रिस्क फ्री काम कर रहे होते हैं। बेसिकली वो लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, क्योंकि वो मार्केट पैसा में मिलना आपका पूरा पैसा मार्केट में नहीं डालते, वो आधा पैसा मार्केट में डालते हैं और आधा जो गारंटेड प्लान्स होते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट करने पे इतना % आपको प्रॉफिट दे दिया जाएगा, उसमें डालते हैं। तो इसलिए आपको कुछ अमाउंट, वो कैपिटल गारंटी जो वो होता है उसमें अगर आप लेते हो तो कुछ फिक्स अमाउंट देते हैं कि इतने साल बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा ही, और कुछ मार्केट पे लिंक डाल देते हैं कि मार्केट में हमने पैसा डाला तो वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो मिनिमम गारंटी होती है उसमें, इतना तो मिलेगा, उतना मिलना ही मिलना है। और दूसरा होता है टोटल मार्केट लिंक प्लान, उसमें होता है कि वो सारा पैसा आपका मार्केट में लगाते हैं, उसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हाई दिखाते भी हैं, बट हमें वो जब भी आपको रिटर्न्स दिखाएंगे कि इतना पैसा मिलेगा उतना पैसा मिलेगा, आप कभी उस पर मत जाइए, क्योंकि वो 20% से 24% दिखाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पे कभी नहीं मिलता। वो आपको 12 से 15%, आप 15% लेके चलिए कि आपको 15% रिटर्न मिल जाएगा। पहले कम था बट अब मिलने लगा है 15 या उससे ऊपर मिल सकता है, क्योंकि अब इजीली एक्सेसिबल है, तो हर लोग आदमी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो मार्केट ऊपर ही जाएगा, बूम करेगा। तो उसके बारे में बता दूं कि कुछ प्लान्स आपको क्या लेने हैं। जैसे मैंने अपने लाइफ को 5 प्लान्स में डिवाइड किया। आज की डेट में मेरी 36 एज है, तो मैंने 5 प्लान्स में अपनी एज को अपनी एज को 5 प्लान्स के साथ जोड़ा। जैसे पहला प्लान कि आज मैं अभी 2 साल बाद, पहले मेरी शादी हुई थी, तो मेरा बच्चा बेबी आने वाला है, तो क्या होने वाला है कि 15 साल बाद, क्योंकि 15 साल से पहले ये कुछ रिटर्न्स देगा भी नहीं अगर मैं आप इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है, जिस तरीके से बढ़ता है पैसा, तो एटलीस्ट 15 साल तो आप इन्वेस्ट करो तो आपको पैसा मिले। तो मैंने ऐसा रखा है कि मेरे इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जो कि मैं 10 साल भरूं अमाउंट और मेरे को 15 साल में रिटर्न मिले। फिर एक और SIP जो मैं 10 साल भरूं, अभी से शुरू करूं, एक साथ ही सारी शुरू करनी है, और उसका रिटर्न मैं 20 साल में निकालूं, और एक का मैं 25 निकालूं, और एक का मैं 30 निकालूं, और एक 26 की उम्र के बाद, मतलब 60-65 के बीच में मेरे को पेंशन प्लान, मेरा एक पेंशन मेरे को मिलना चालू हो जाए। बेसिकली ये जो सिप्स हैं, मतलब कि इन्होंने टारगेट बना रखा है कि 20 साल में निकालना है,
ये 30 साल में निकालना है, मतलब चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो और पहले भी निकाल सकते हो। हाँ पहले भी निकाल सकते हो, पर ये है कि इनका उसने एज वाइज कि मैं इतने का होऊंगा, मेरा बच्चे इतने का होगा, तो मुझे शायद इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से बनाए हैं। हाँ, तो मेरा जैसे इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता देता हूँ, तो शायद आपको थोड़ा आइडिया मिले किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो मैंने 3 महीने धक्के खा के समझा है कि है क्या। जैसा कि एक आप इन्वेस्टमेंट करिए 5,000 रुपीज़ का एवरी मंथ, और 10 साल तक, मीन्स आपने 6 लाख रुपए कंपनी को दे दिए। आप उसको 15 साल बाद निकालिए, आप पूरा मार्केट लिंक पे रखिए। 15 साल बाद जो कंपनी बताती है कि आपको लगभग 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, बट आप उस पर मत जाइए, आप सोच के चलिए कि 30 तक आपको मिल जाएगा, 30 लाख तक, ठीक है। तो 15 साल बाद क्या होगा कि आपका बच्चा 15 साल का हो चुका होगा, अब आपको वो स्कूल से निकल के कॉलेज में जा रहा होगा, तो आपको उसके लिए फ़ीस, उसके खर्चे, ये सब चीज़ें मैनेज करनी होंगी। तो 15 साल बाद आपको 30 से 35 लाख का जो एक हेल्प मिलेगी, वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। आपके बच्चे का अच्छे स्कूल में फ़ीस देना या कॉलेज की फ़ीस भरना, ये सब आप मैनेज कर पाएंगे, जो एक मोटा अमाउंट आएगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें 5 साल अब आपको और अपने मैनेज रखना है। अगले 5 साल बाद जब आपकी एक और SIP 20 साल वाली कन्वर्ट हो रही होगी, तो वो आपको लगभग, कंपनी कहती है कि 2 से ढाई CR आपको दे देगी। सेम 5,000 रुपये जमा करने हैं 10 साल तक, और फिर आपको 20 साल बाद निकालना है। बट आप उम्मीद करिए कि आपको 70-80 लाख या 1 CR तक मिल जाए। तो आप ये देखिए, जब आपका बच्चा 20 साल का हो रहा होगा, जब वो कॉलेज छोड़ रहा होगा, ठीक है, कुछ उसके गोल्स हैं या कुछ उसको इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ उसके लिए आपको करना हो या बाहर भेजना हो और हायर स्टडीज़ के लिए, तब आपको वो 80 लाख और 1 CR का जो अमाउंट होगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट मेरा जो एक और इन्वेस्टमेंट है वो है 25 साल के लिए। सेम चीज़, मुझे 5,000 रुपये भरने हैं 10 साल तक, और 25वें साल में उसको निकालूंगा। उसका अमाउंट कंपनीज कहती है 4 से 5 करोड़ बनेगा, हम कहते हैं कि 2 CR, आधा रेट हमको मिल जाए। तो 25 साल बाद 2 CR या 2.5 CR जब आपको मिलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कब हो जाएगा, जब आपका बेबी जो है, क्या पता गर्ल चाइल्ड हो, तब आपको उसकी मैरिज करनी हो, है ना, तो आपको उसके लिए वो 2 CR बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप उसकी शादी के लिए, उसकी स्टडीज़ के लिए, उसको बाहर भेजना है, तो किसी भी चीज़ के लिए आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट आपके काम कर जाएगा। और रेगुलर आप जॉब कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अपना घर चला ही रहे हैं, ये है स्टेप बाय स्टेप। हर 5 साल में एक आपको अमाउंट मिल जाएगा, जिससे आपको अगले 5 साल चलाने के लिए मदद मिल जाएगी बहुत अच्छी, जो आपके गोल्स हैं वो पूरे आप कर सकोगे उस पैसे से, ठीक है। देन 26वें साल मेरा जो एक इन्वेस्टमेंट है कि आज से 26वें साल में मेरी एक पेंशन प्लान है कि वो पेंशन प्लान चालू हो जाए मेरा। उसमें भी मुझे सेम क्या करना है, 10 साल या 7 साल तक 5,000 रुपये भरने, और 26वें साल बाद, आज से 26 साल बाद वो मेरा पेंशन प्लान चालू हो जाएगा। तो उस पेंशन प्लान में वही एक, वो लोग कहते हैं 2 लाख रुपए पर मंथ, मैं कह रहा हूँ मुझे 1 ही लाख मिले, 1 लाख पर मंथ मेरे को आएगा मेरे मरते दम तक, ठीक है। बट इसमें एक ट्विस्ट कि अगर आप मर गए तो वो प्लान ख़त्म, मीन्स कि समझो मैं 65 का हो गया, मेरा 1 साल से मुझे वो मिल रही है, मेरी पेंशन मिल रही है, बट मेरे नाम प्लान था, तो अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया, तो वो मेरे बीवी बच्चों को आगे पेंशन नहीं मिलेगी। जबकि पेंशन ये होती है कि आपके परिवार के लिए होती है, बट यहाँ पेंशन आपके परिवार की नहीं है, वो इंडिविजुअल की पेंशन है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जेंट्स हैं और आपको अपने परिवार के लिए पेंशन के प्लान चाहिए, तो आप अपनी वाइफ के नाम लीजिए, जिससे कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी वाइफ 65 की एज में, ऑब्वियसली बात है, काम करने के सिचुएशन में नहीं होगी, वो काम करे, बट एक बूढ़ा आदमी भी, जो आदमी है, मैन है, वो कुछ ना कुछ हाथ पाँव चला ही सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आदमियों को पेंशन प्लान अपनी वाइफ के नाम पे लेना है, जिससे कि वो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे सिक्योर रहें। तो पेंशन प्लान हो गया। देन इसके बाद एक और प्लान आता है जो होता है 30 ईयर्स। वो हमारे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, वो होता है जब आपका बेबी हो जाएगा, आप अपने बच्चे के नाम के लिए, मीन्स कि आपका बच्चा नाकारा निकला, पढ़ाई में होशियार नहीं निकला, और हो सकता है सब कुछ अच्छा निकले, बट उस समय का माहौल ऐसा हो कि बच्चे को कुछ ना मिल पा रहा हो। आज भी लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ लिखे जॉब नहीं मिल पा रही, हो सकता है उस समय ऐसा कुछ वक्त आ जाए कि जॉब ना निकल पाए, वो कुछ ना कर पा रहा हो। तो 30 साल बाद आपको वही करना है। 10 साल तक 5,000 या 4,000 का कुछ इन्वेस्टमेंट है, या 3,000 का इन्वेस्टमेंट है, वो आप देख लीजिएगा पॉलिसी बाजार पे, वो करिए 10 साल तक, और छोड़ दीजिए 30 साल तक। 30 साल बाद ऑब्वियसली बात है, मैं 65 और 70 के बीच का हो रहा हूँगा, कुछ करने लायक नहीं होगा, तो पेंशन तो मिल रही होगी,
बट उस समय मेरे बच्चे को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास पैसे आएंगे, वो 30 साल वाला इन्वेस्टमेंट। उसमें गवर्नमेंट कहती है, नॉट गवर्नमेंट, जो कंपनीज कहती हैं वो कहती हैं 10 CR 8 CR तक मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि वो 4 CR 5 CR तक भी दे दें, हाफ अगर वो दे देते हैं तो मेरे ख्याल से आज 30 साल बाद अगर मैं देखूँ तो वो 4 करोड़ जो होगा वो आज की डेट का 1 करोड़ होगा। तो 1 CR आज की डेट में बहुत बड़ी अमाउंट होता है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि हमारी Inflation की महंगाई वजह बढ़ से। जाएगी। वही तो अगर आज से 10 साल 30 साल बाद मेरे बच्चे को, मेरे फैमिली मेम्बर को अगर आज के 1 करोड़ मिल जाए आज के 1 करोड़ मिलते तो ठीक ठाक हैं, पैसा है ना, आज की डेट से, धंधा तो वो डालने बहुत बड़ा अमाउंट है जिससे वो कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई भी काम शुरू कर सकता है। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट प्लान अपने बच्चे के लिए ज़रूर करें, ठीक है। और छोटा अमाउंट है, आप 10 साल तक ही देना है। मैं कह रहा 3,000 कर दो, 4,000 कर दो, बट 10 साल तक भर दो। अब इस टोटल अमाउंट मेरा क्या बनता है, टोटल मेरा ये जो अमाउंट बन रहा है, मैं 10 साल तक किसी में 5 किसी में 4 3 ये कर रहा हूँ, ये 5 SIP चला रहा हूँ, इसका टोटल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 24 लाख रुपीज़। मतलब मुझे 24 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है आने वाले 10 साल तक, ठीक है। टोटल 10 साल मैंने ओवरऑल 24 लाख इन्वेस्ट किया और मेरी पूरी लाइफ सिक्योर रहेगी। 15 साल तक मैं अपना कमा ही रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं 60 तक अपना जॉब करूँगा, कमाऊँगा। बट जो बड़े बड़े हडल्स होते हैं, जो एक बड़ा हडल्स, बच्चों की शादी, बच्चों का स्कूल, बच्चों के कॉलेज और कोई मेडिकल बड़ा खर्चा, जो ये हडल्स हैं, ये आपकी जनरल डेली रूटीन की सैलरी नहीं एडजस्ट कर पाती, इसको हजम नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत बड़े एकदम से अमाउंट होता है। तो इसलिए उसको अचीव करने के लिए आपके लिए एक मोटा अमाउंट होना चाहिए जो कि आपके SIP से आ सकता है। तो ये तो एक बात हो गई कि पूरा ओवरऑल प्लान। मगर आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपने एक SIP ले ली और 5 साल बाद आपके साथ कुछ हो जाता है, आप मर जाते हो, अब क्या होगा? अब ये होता है कि वो SIP वहीं ख़त्म हो जाती है। तो 5 साल तक जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, या 8 साल तक किया है, या 9 साल तक किया है, अब उसका वो तो वहीं ख़त्म, उसका पैसा मैच्योर होता रहेगा, अब तो ग्रो करता रहेगा। तो नहीं, दिक्कत ये है कि अगर आपके नाम है तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। जो नॉमिनी के नाम में होगा नहीं होगा। नॉमिनी को पैसा उसी टाइम दे देंगे वो लोग, 9 साल का काट के। 9 साल तक मैंने चलाया, और नॉमिनी को क्या करेगा वो आदमी, जैसे मैं मर गया तो अगर मेरी वाइफ नॉमिनी है तो वो 9वें साल में वो SIP बंद कर देगा और जितना रिटर्न आया होगा वो मेरे नॉमिनी को दे देगा। तो फिर मतलब ही क्या हुआ, क्योंकि कंपाउंडिंग 10 साल के इंटरेस्ट में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा होगा। इससे अच्छा तो आप स्टॉक्स में लगा दो, आप शेयर मार्केट में लगा दो। तो उसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि अब एक अलग कैटेगरी आती है, अलग कैटेगरी है आपकी, जो भी आप वो लेते हैं, एक वॉव करके आता है, वेव ऑफ प्लान होता है एक, ठीक है। वो प्लान ये होता है कि अगर वो आपको कुछ हो जाता है तो वो प्लान उस समय बंद नहीं होगा, वो प्लान आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और 15 साल तक वो पूरा प्लान कंप्लीट होगा और फिर जो मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा होगा वो आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई प्लान मत लीजिए जो आपके मरते ख़त्म हो जाए। वेव ऑफ वाले प्लान लीजिए, WOV करके आता है, वही वाले प्लान लीजिए जो कंटिन्यू रहे आपके मरने के बाद भी। अब जैसे मेरा 5,000 का एक इन्वेस्टमेंट SIP प्लान जो है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का है, ठीक है। तो उसमें क्या है, मुझे 5,000 हर महीना भरना है और 10 साल तक भरना है। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 6 लाख का और 15 साल बाद मुझे वो 30 लाख रुपए देगा, ठीक है। बट सपोज़ मेरा वो प्लान चल रहा है और मुझे कुछ अभी हो जाएगा, तो उस प्लान का क्या होगा? क्या वो बंद हो जाएगा? वो नहीं होगा। इवन वो मेरे को कैसे बेनिफिट देगा वो मैं बताता हूँ। वो ऐसे बेनिफिट देगा कि टोटल अमाउंट जो 6 लाख मुझे भरना है, जो कि मैंने अभी भरा नहीं है, मैं उससे पहले ही मेरे को कुछ हो गया, तो मेरे मरते ही वो 6 लाख रुपए का जो प्लान था, तो कंपनी वो 6 लाख रुपए मेरे नॉमिनी को दे देगी सीधा निकाल के। भले मैंने अभी उतने भरे नहीं है, बट वो 6 लाख रुपए एक टर्म प्लान टाइप का वो मेरी वाइफ को दे देगी। इसके साथ साथ अगले 10 साल तक, जब तक मुझे वो इन्वेस्टमेंट करना था, 10 साल तक 6,000 रुपये पेंशन मेरी वाइफ को देगी। दूसरा फ़ायदा हो गया, 6 लाख भी दे दिए, 6,000 पर मंथ दे भी रही है। इसके अलावा उस टर्म प्लान का जो 5,000 रुपये हर महीना मुझे 10 साल तक भरना था, बचा हुआ पैसा कंपनी खुद भरेगी। उसके लिए आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ, तो ये थर्ड प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और फिर चौथा प्रॉफिट कि जब वो मैच्योर होगा तो उसका जो इन्वेस्टमेंट आपका टोटल बन चुका होगा मैच्योरिटी के टाइम पे 30 लाख, 32 लाख, 35 लाख, वो आपकी नॉमिनी को दे दिया जाएगा। फोर्थ प्रॉफिट। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्लान वही लीजिए जिसमें आपका प्लान आपके मरने के बाद नॉमिनी पे आपके कंटिन्यू रहे, स्टॉप ना हो जाए। इसलिए
बहुत रिसर्च करी है मैंने, आपको इसलिए शॉर्ट में बता दिया कि जो भी प्लान लें वो वाला लें जो कंटिन्यू रहे, आपके मरते ही बंद ना हो, वरना किसी मतलब का नहीं आप इतने साल तक पैसा भरते रहो, है ना। तो इस तरीके के आपको प्लान चूज़ करने हैं और देखने हैं। अब आगे आप बताइए। सो दैट्स इट, आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो अगर आपके एक छोटे छोटे माइलस्टोन्स आपने तय कर लिए अपने लाइफ में कि अब बच्चे होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर बच्चे बड़े होंगे, फिर उनकी एजुकेशन के लिए चाहिए, फिर वाइफ के लिए चाहिए, फिर मेरे को लिए अपनी पेंशन के लिए चाहिए। तो ऐसे आप अपना खुद का एक अपना प्लान बना सकते हो। दिस इज जस्ट एन आइडिया कि हाउ ही हैज़ ट्राई टू डील हिज सिचुएशन। आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है, आप यंग हो सकते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, आप SIP का अमाउंट भी बढ़ा सकते हो, जिससे आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा उस टाइम पे। एवरी ईयर आप बढ़ा सकते हो, और ये भी है, हाँ, स्टेप अप कर सकते हो आप Step up का मतलब बता SIC, जैसे कि आप उसमें हर SIP में ऑप्शन होता है कि आप स्टेप अप करना चाहते हो, तो उसमें लिखा होता है कितने पैसे का या कितने परसेंट की स्टेप अप करना है। 6% का स्टेप अप, मतलब कि अगर आप 2,500 की SIP कर रहे हो तो 6% ऑफ 2,500 आपका हर साल बढ़ता जाएगा। तो या ये ऐसे परसेंटेज वाइज या अमाउंट वाइज भी आप स्टेप अप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अपना अमाउंट, कि हर साल 1,000 रुपये बढ़ाना है। वही इन हर शॉर्ट, साल जैसे 2,000 आप बढ़ाना है। 5,000 रुपये इस पूरे साल तक दे रहे हैं, आपकी एक लिमिटेड सैलरी है, आपका इंक्रीमेंट हो गया, आपकी सैलरी बढ़ गई, हर महीने 10,000 बढ़ गई नेक्स्ट ईयर, तो आप क्या करो कि 2,000 अपने SIP में और ऐड कर दो। नई SIP नहीं लेनी है, इसी SIP में 2,000 और ऐड कर दो, मतलब अब आप 5 की जगह 7,000 एवरी मंथ दे दो, तो आपका फिर इन लास्ट जो 15 साल बाद जो अमाउंट है वो आपका बढ़ के मिलेगा आपको। तो ये आप कर सकते हो। बाकी तो हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की बातें करते ही रहते हैं हमेशा, स्पेशली स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि मैं स्टॉक्स के रिलेटेड ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। तो हालांकि म्यूचुअल फंड में भी आपका पैसा लगता है स्टॉक मार्केट में ही है, पर बहुत सारे स्टॉक्स में लगता है, तो आपका जो कंपैरेटिव रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। और आपको इंडेक्स जो फंड होता है, जिसके बारे में हम कभी बात करेंगे, वो बेसिकली ओनली निफ्टी 50 के स्टॉक्स के हिसाब से चलता है। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो होते हैं वो थोड़े स्लो मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, बट ज़्यादा सेफ होते हैं क्योंकि सरकार इसको बैक करती है, इसको सरकार मॉडरेट करती रहती है निफ्टी 50 को। तो इंडेक्स फंड कम रिटर्न देते हैं पर ज़्यादा सेफ रिटर्न देते हैं, तो उसको ज़्यादातर म्यूचुअल फंड बीट कर दे। पर अगर 12% ऑन एन एवरेज देता है इंडेक्स फंड, तो आपका 15-16% अगर आपको म्यूचुअल फंड देता है तो बहुत बढ़िया है। याद रखो, वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे बड़ा आदमी का भी पूरा पोर्टफोलियो पूरी ज़िंदगी 20% से ज़्यादा कंपाउंड नहीं किया है। तो अगर आप 20% का रिटर्न हर साल ऑन ईयर बीट कर देते हो, आप इतने ज़्यादा स्मार्ट हो जितना कि वॉरेन बफेट है। तो आप ये समझ चलो कि आप वॉरेन बफेट से ज़्यादा स्मार्ट हो अगर आप 20% की कंपाउंडिंग हर साल कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो पे, विच इज़ फिनोमिनल, क्योंकि हर साल 20% की कंपाउंडिंग बहुत बड़ा अमाउंट होता है। So I think that's it for this video. I hope you like the video. I hope you would have got lot of information. I will see you in the next video with more information, more knowledge, more things. Till then, bye bye. Shubh Ratri. Trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the